मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े लिगेंड और उसके प्रकार के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसके बाद सेंट्रल जो मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, फिर प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर है क्या? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसमें लिगेंड, जितनी संख्या में लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं वही संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो संख्या होती है उसको हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के डोनर एटम और सेंट्रल मेटल एटम के मध्य जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होगा 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिट इंटेक लिगेंड। एकल दंती अगर लिगेंड है तो 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिट लिगेंड प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंट लिगेंड प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइडेंट लिगेंड प्लस, ऐसे हम लोग करते चले जाते हैं। यानी मान लीजिए कि उस कॉम्प्लेक्सेस में जैसे MLX प्लस N, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड। तो अगर ये लिगेंड यूनिट इंटेड लिगेंड है तो जो X होगा वह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिट एंड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अगर इसमें एक से अधिक लिगेंड हो, जैसे मान लीजिए एक बाइडेंट लिगेंड हो, एक यूनिडेंट लिगेंड हो, तो 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंट लिगेंड प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंट लिगेंड, इतना जोड़ करके जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे हम लोग इसमें देखें COEN ऑल ट्वाइस Cl2NO3। अगर इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर EN इथिलीन डायमाइन है और ये है क्लोराइड आयन। तो हम लोग जानते हैं कि ये मोनोडेंट लिगेंड है और इथिलीन डायमाइन बाइडेंट लिगेंड। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे CN इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंट लिगेंड 2 है, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंट लिगेंड भी यहाँ 2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर आया, उप सहसंयोजन संख्या जो है वो है 6। यानी ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वास्तविक में जो यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो टूटता है ऐसे COEN ऑल ट्वाइस Cl2 और यहाँ पर हम लोग प्लस और प्लस NO3 माइनस। अब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें यहाँ इस प्रकार से, तो मान लीजिए CLS यहाँ है और ये इथिलीन डायमाइन, तो यहाँ पर इथिलीन डायमाइन और ACl, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इस पर हम लोग ऐसे प्लस चार्ज देते हैं।
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये जो डोनर एटम्स आप देख रहे हैं, तो इथिलीन डायमाइन बाइडेंट लिगेंड है, तो इथिलीन डायमाइन दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी कर रहा है, लेकिन क्लोरीन मोनोडेंट जो क्लोराइड आयन है वो मोनोडेंट लिगेंड है, ये एक एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वह संख्या है जो ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये घिरे हुए हैं या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो गया इसका 6। इसके अलावा और भी दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिसको हम लोग लिख लेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं जैसे क्रोमियम, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, और इस पर -1। तो क्रोमियम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन है, तो इसका 1। तो अब यहाँ पर हम लोग इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट को देखेंगे तो एक हेक्साडेंट लिगेंड, तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन हम लोग देखे थे कि ये हेक्साडेंट लिगेंड है और एक इसकी संख्या 1 है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंट लिगेंड, सॉरी यहाँ पर हेक्साडेंट लिगेंड है तो 6 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंट लिगेंड कितना है 1, तो 6 इंटू 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्योंकि इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन एक ही है लेकिन इसमें 6 डोनर एटम्स हैं, तो 6 डोनर एटम्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, तो 6 जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसके बीच लिगेंड इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट के डोनर एटम और सेंट्रल मेटल के बीच 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को ज्ञात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग कुछ जानना जरूरी है कि सेंट्रल मेटल जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग हमेशा MLX स्क्वायर ब्रैकेट प्लस M, जहां M क्या करता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो मेटल है सेंट्रल मेटल, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए यहां पर रहे K4 FeCN6, K4 FeCN6। तो अब यहाँ पर जो पोटेशियम है वो प्रथम वर्ग का तत्व है, तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, सेकेंड वर्ग वाले को ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम प्रथम वर्ग का है तो 4 पोटेशियम है, तो यहाँ पर 4 प्लस इस Fe का निकालना ऑक्सीकरण स्टेट, इसको X मान लेते हैं। और साइनाइड हम लोग जानते हैं कि एरायनिक लिगेंड है, इस पर -1 चार्ज होता है, तो एक साइनाइड पर -1 चार्ज, तो 6 साइनाइड यहाँ पर लिगेंड है तो -6, और चूंकि अभी कंपाउंड है न्यूट्रल तो इसके इक्वल टू 0 हम लोग करते हैं। अब x - 6 इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4 + 6, यानी x ये आया +2,
यानी यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ CO NH3 होल 4, CuNH3 होल 4 SO4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉपर का, और जो अमोनिया है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कोई भी न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। यहाँ पर हम लोग इसका जीरो मानेंगे तो X और प्लस ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 0, और यहाँ पर सल्फेट है तो एक सल्फेट पर -2 होता है तो प्लस यहाँ पर कर सकते हैं -2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यानी यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे K2 PtCl6, K2 PtCl6। तो यहाँ पर K2 PtCl6 में ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो पोटेशियम तो 2 प्लस प्लेटिनम का निकालना है तो X माइनस क्लोराइड जो आयन है वो -1 होता है क्लोराइड आयन पर चार्ज, तो 6 यहाँ पर है तो हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे x -6 इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2 प्लस 6, यानी x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा +4। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीकरण संख्या है +4। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आप अपने किताब में जो बुक है उस बुक में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, आप लोग निकालेंगे इस तरह से। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम और आयन का हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, कभी कभी पूछता है। अब जैसे मान लीजिए NiCO का होल 4, और इसमें पूछे निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो चूंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर Na पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na यहाँ पर हो जाएगा 0। तो चूंकि न्यूट्रल लिगेंड से जुड़ा हुआ है और न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर कोई आयन डेवलप नहीं करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी निकेल यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकेल का 0। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि NiCO के होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो हम लोग 0 जान गए कि इसका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग देखेंगे। जो हेडिंग देते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण, जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब इन जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने का कुछ नियम है, वो IUPAC संस्था के द्वारा रिकमेंड किया गया है। उस नियम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4 FeCN6, तो इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये 4K प्लस FeCN6 -4।
तो एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। अब एक कॉम्प्लेक्स आयन यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो जब भी आप तोड़िएगा इसको एक्वस सोल्यूशन में या डिसोसिएट कीजिएगा, आयनाइज होगा तो एक केटायन एनायन में आयनाइज होगा, और जब भी आयनाइज होगा तो कोई ना कोई केटायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम डिसोसिएट किए हैं तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मिला है ये मिला है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये मिला है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हम इसको तोड़े Cu NH3 ऑल 4 SO4, और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो मिलेगा Cu NH3 होल 4 +2 और प्लस SO4 2 माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिले, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कभी आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, कभी आपको केटायनिक कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, और यही अंतर होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय कि अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है तो कैसा कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है या केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ स्पेशल नियम है। अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है तो उसमें भी कुछ अलग नियम है, खास करके सेंट्रल मेटल जो एटम है उसका नामकरण करने में हम लोग को ये जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स आयन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो केटायन आर नेमिंग फर्स्ट। जो भी केटायन है, जैसे मान लीजिए तो केटायन है पोटेशियम और एनायन आपका FeCN6-4, तो केटायन का नामकरण पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम लोग को केटायन है मिला, एनायन है, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स इसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। तो केटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि केटायन का नामकरण पहले किया जाता है, केटायंस आर नेम्ड फर्स्ट, केटायन का नामकरण हम लोग पहले करते हैं। अब केटायन चूंकि हटा तो आपको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन अब देखेंगे हम लोग कि इन कॉम्प्लेक्स आयन किसका नामकरण पहले होगा। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। लिगेंड का नामकरण यहां पहले किया जाता है। अब लिगेंड तीन तरह के हो सकते हैं, इस पर आयन उपस्थित होने के कारण। हो सकता है लिगेंड एनायन हो सकता है लिगेंड न्यूट्रल हो, या हो सकता है कहीं कहीं लिगेंड केटायनिक भी होता है, ये रेयर केस में मिलता है। तो हो सकता है कि लिगेंड केटायनिक हो। तो तीन तरह के लिगेंड्स आपको मिलेंगे। अगर लिगेंड एनायनिक होगा तब उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, और अगर एनायनिक है तब कुछ स्पेशल नियम है, और अगर न्यूट्रल है तब क्या करेंगे। तो अगर हमको लिगेंड इफ लिगेंड्स आर एनायनिक, अगर लिगेंड एनायनिक हो तो एनायनिक लिगेंड में आपको देखेंगे सफिक्स लगा होता है, जैसे यहाँ पे आइड लगाओ, आइड लगाओ, जैसे क्लोराइड Cl-, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड Cl-, क्लोराइड, या Cl-, साइनाइड, साइनाइड, या OH-, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या O2-, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्साइड। तो सब क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, लास्ट में सबका आइड है। तो इस आइड को हम लोग रिमूव करके O जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हम लोग क्लोराइड है तो करते हैं
क्लोरो साइनाइड है तो इसमें लगा देंगे हम लोग साइनो। ये हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सो, और अगर ये ऑक्साइड है तो यहाँ पर ऑक्सो। तो क्लोरो साइनो हाइड्रोक्सो ऑक्सो, अगर ये लिगेंड एनायनिक हो और आइड लगा हो नाम के लास्ट में, तो आइड को हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय आइड का हम लोग आईडी हटा करके ओ जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्लोरो साइनो हाइड्रोक्सो और ऑक्सो। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, जैसे हाइड्राइड आयन, या ये एक्सेप्शन में हो जाएंगे, ये कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हाइड्राइड आयन, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राइड, या फिर इस नाइट्राइड आयन N3-, नाइट्राइड, या सल्फाइड आयन H2-, सल्फाइड। तो यहां भी आप देख रहे हैं आइड लगा हुआ, हाइड्राइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, लेकिन यहां पर हम आइड को IDO कर देते हैं। जैसे हाइड्राइड है तो यहाँ हाइड्रिडो हो जाए, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। यहाँ पर हाइड्रिडो नाइट्राइड है तो इसको कहते हैं नाइट्रिडो, और अगर ये सल्फाइड है तो इसको कहते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, जनरली जो आइड आयन होते हैं उसमें आइड में आईडी हटा करके हम लोग ओ जोड़ देते हैं। इसके बाद हो सकता है लेकिन आइट भी रहे, कुछ एनायनिक लिगेंड होते हैं जिसमें हम लोग देखे हैं आइट लगाओ, जैसे क्लोराइड आयन या सल्फाइड आयन या नाइट्राइट आयन। तो क्लोराइड आयन तो आइट लगाओ तो इसको ईटो में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर रहे ITE, तो ITE, तो आइट इज कन्वर्टेड इनटू ईटो, आइट इज कन्वर्टेड इनटू ईटो। जैसे ClO3 माइनस, इसको क्या कहते हैं क्लोराइड, क्लोराइड तो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीटो। या फिर है नाइट्राइट O N डबल बॉन्ड O माइनस, इसको कहते हैं नाइट्राइट, NITRI, नाइट्राइट। तो हो जाएगा नाइट्रिटो। या फिर है सल्फाइड SO3- आयन, इसको कहते हैं हम लोग सल्फाइड, तो चेंज होगा सल्फाइटो, सल्फाइटो। तो आइड इज कन्वर्टेड इनटू ईटो। तो अगर लिगेंड्स देख रहे हैं एनायनिक हो, आइड लगा हो तो O, आइड को हटा करके, अगर आइड लगा हो तो ईटो, और अगर एट हो तो एटो। जैसे यहां पर हम लोग देखें कि अगर लिगेंड में लास्ट में एट लगा हो सफिक्स, तो एक कन्वर्ट हो जाता है एटो में, तो एट इज कन्वर्टेड इनटू एटो। जैसे यहां पर हम देखें सल्फेट SO4-, इसको कहते हैं हम लोग सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं सल्फेटो, सल्फेटो। या फिर ऑक्सलेट CO-, CO-, इसको कहते हैं ऑक्सलेट, तो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। या फिर है नाइट्रेट NO3-, इसको कहते हैं नाइट्रेट, कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। तो इस प्रकार से एट को हम लोग एटो, कार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट भी होता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, एट इज कन्वर्टेड टू एटो, तो कार्बोनेटो। एसीटेट तो एसीटेटो, जैसे एसीटेट CH3COO-, इसको कहते हैं हम लोग
एसीटेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेटो। तो इस तरह से अगर लिगेंड एनायनिक हो तो इन जगहों पर हम लोग को थोड़ा सुधार करना पड़ता है। अगर क्लोराइड आयन है तो क्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्सो, अगर आइट आयन है तो ईटो, जैसे क्लोराइटो, नाइट्रिटो, सल्फाइटो, और एक है तो एटो, जैसे सल्फेटो, ऑक्सलेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो और एसीटेटो। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं। इसके बाद अगर न्यूट्रल लिगेंड हो, इफ लिगेंड इज न्यूट्रल, तो हम लोग इसमें देखें इन कॉम्प्लेक्स आयन में। तो कॉम्प्लेक्स आयन में एक बार फिर से देख लें, अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो केटायन्स आर नेम्ड फर्स्ट, पहले केटायन का नामकरण किया जाता है वो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन में किसका, लिगेंड का नामकरण किया जाता है पहले। तो लिगेंड के नामकरण में अगर लिगेंड एनायनिक है तब इस सब जगहों पर हम लोग इस प्रकार से करते हैं। अगर लिगेंड न्यूट्रल हो, इफ लिगेंड इज न्यूट्रल, तो यहाँ पर देखें इन कॉम्प्लेक्स आयन, if ligand is neutral, if ligands या ligands are neutral, अगर लिगेंड क्या हो, उदासीन हो, तब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसका जो नाम है ठीक हूबहू वैसे ही नोमेनक्लेचर करते समय भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नाम में नोमेनक्लेचर जब करेंगे आईयूपीएसी तो कार्बोनिल ही रहेगा। नाइट्रोसिल, तो ये नाइट्रोसिल ही रहेगा, नाइट्रोसिल। या फिर जैसे एक ग्रुप, तो इसको कहते हैं हम लोग अमाइन, या H2 रहे, इसको कहेंगे aqua, या कहीं कहीं aqua भी लिखता है, aqua या aquo। या इथिलीन डायमाइड है, भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर EN यानी इथिलीन डायमाइन। अब इतना बड़ा नाम ना लिख करके केवल हम लोग शॉर्ट में EN भी करते हैं। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते। जो उसका नाम है नोमेनक्लेचर के समय वो वैसे ही लिख दिया जाता है। इसके बाद हो सकता है कि कुछ केसेस में लिगेंड आपको केटायनिक मिले, तो इफ लिगेंड्स आर केटायनिक, तो रेयर केस में मिलता है। तो देखिए हम लोग, इफ लिगेंड्स आर केटायनिक, इफ लिगेंड्स आर केटायनिक, तो केसेस रेयर होते हैं, रेयर। जैसे मान लीजिए आपको NO+, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम, तो इसमें EM लग जाता है। जैसे यहाँ पर होगा नाइट्रोसोनियम, या नाइट्रोसिलियम भी कहते हैं, नाइट्रोसिलियम, या NH2, NH3+, ये भी केटायन है, हाइड्रोजन से बना है, इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम, या फिर है NH4+, तो इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम, यानी लास्ट में EM हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गई लिगेंड की बात। इसके बाद अगर लिगेंड मान लीजिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो, जिसमें एक से अधिक डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े हो, तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिगेंड का नामकरण कर लेते हैं। तो अगर हेमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड का नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो हम लोग लिखें कि यदि कॉम्प्लेक्स आयन में एक से अधिक भिन्न लिगेंड उपस्थित हो, तो वर्णानुक्रम नियम के अनुसार लिगेंड का नामकरण किया जाता है। तो वर्णानुक्रम नियम के अनुसार लिगेंड का नामकरण किया जाता है।
लिगेंड का नामकरण किया जाता है। इसके बाद लिगेंड के नोमेनक्लेचर के बाद हमको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नोमेनक्लेचर करना हो, तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो केंद्रीय धात्विक परमाणु है उसका हम लोग IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो अगर इसमें कुछ नियम है, देखते हैं हम लोग कि इफ कॉम्प्लेक्स इज केटायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज केटायनिक, अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का जो नाम होता है सीधा सीधा वही नाम हम लोग नामकरण के समय में ही लिख देते हैं। तो नोमेनक्लेचर में जो नाम होता है जो मेटल का, धातु का, वो सीधे सीधे लिख दिया जाता है, डायरेक्टली रिटेन, और साथ ही साथ उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लोग ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर केटायनिक हो तो सेंट्रल मेटल जो एटम है उसका नामकरण नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम रिटेन डायरेक्टली, और इसके बाद इस ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिख देते हैं। तो रोमन लेटर्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा रोमन लेटर्स में, रोमन लेटर। इसके बाद अगर इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, उदाहरण देकर के हम बताएंगे। तो इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तब सेंट्रल मेटल के जो लैटिन नाम होता है उसमें हम लोग 8 जोड़ देते हैं। तब सेंट्रल मेटल के जो लैटिन नाम है, लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एडेड 8, तो 8 लिख देते हैं। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देते हैं, यह भी रोमन लेटर्स में ही होता है, रोमन लेटर में। तो एक उसमें केवल अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा तब तो सीधा सीधा हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देते हैं, प्लस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में हम लोग लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो उसमें हम लोग टर्म जोड़ देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम में लास्ट में सफिक्स जोड़ देते हैं 8, और ये सफिक्स जोड़ने के बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या रोमन लेटर्स में लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या 4 हो तो यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें ऐसे 4 लिख देते हैं। तो रोमन लेटर्स में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, IUPAC का नियम है। तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर आसानी से कर लेते हैं। अब कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, कुछ केटायनिक कॉम्प्लेक्स का देखेंगे, कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तब और कॉम्प्लेक्स केटायनिक हो तब कैसे नोमेनक्लेचर करना है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण K4 FeCl6। ये पता हम लोग को जरूर करना होगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायनिक है या एनायनिक है। तो आप इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 4K प्लस और प्लस FeCl6, इसको हम लोग पहले भी तोड़े हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा मिला है, उस पर माइनस चार्ज है, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स आपको तोड़ करके देख लेना है या ऐसे ही सोच लेना है कि ये जो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो केटायंस आर नेम्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले नाम किसका होगा? केटायन का, यानी पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड्स का नामकरण, तो लिगेंड्स में ए 6 है साइनो, तो इसको लिखते हैं पोटेशियम हेक्सा। अब साइनाइड आयन है तो साइनो लग जाएगा, और चूंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो ये मेटल सेंट्रल मेटल है फेरस, तो इसमें लग जाएगा फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख रहे हैं, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लेंगे। तो फेरेट 2, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, 4 + 6 - 6, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपको CU NH3 SO4, तो यहां पर तोड़ेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कैटायनिक मिलेगा। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 अमाइन हो तो टेट्रा अमाइन, जैसे टेट्रा अमाइन कॉपर, और कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, तो कॉपर सेकेंड, और हो जाएगा सल्फेट, तो टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसके तरीके कुछ कॉम्प्लेक्स केटायन और एनायन वाले कंपाउंड है जिसका नोमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए, पहले इसको हम लोग देख लें, उतार लीजिए, और नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो है हम लोग को केवल यही ध्यान देना है कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां 8 जोड़ेंगे, अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पर कोई 8 नहीं है, सीधा सीधा जो नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम का वही हम लोग लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में लिखने का ये चलन है। तो कुछ केटायनिक कॉम्प्लेक्स और कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में। जैसे पहले कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे यहां पर है एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में K2PtCl6, K2PtCl6, तो इसको तोड़ेंगे तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा PtCl6 -2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका नाम पोटेशियम, यहां पर हेक्सा क्लोरो, और ये प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम लोग तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 + x - 6 यानी 4, यानी प्लेटिनेट 4, ये कंपाउंड हो गया, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, या फिर है K2HgI4, तो यहां से भी आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडीन है तो आयोडो, टेट्रा आयोडो, इसको कहते हैं लैटिन नाम है मरकरी, तो मरकरी में लग जाएगा 8 मर्क्यूरेट, तो पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 + x - 4, यानी यहाँ पर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, तो रोमन लेटर्स में ऐसे लिख देंगे पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 कंपाउंड। तो इस तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स और भी हैं, उसके बारे में हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। जैसे
कुछ कॉम्प्लेक्स एनायनिक हैं K3APCN हॉल 6, K3APCN हॉल 6, इसका नामकरण जब हम करेंगे तो यहां में है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और थर्ड कंपाउंड, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड कंपाउंड। इसके बाद और भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ कंपाउंड हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के कुछ और भी कंपाउंड हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे K3Cr C2O4 का हॉल थ्रैश, C2O4 हॉल थ्रैश, तो यहां भी हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट यहां पर थर्ड कंपाउंड। तो ये सब एनायनिक कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड हैं जिसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। कुछ केटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको, कुछ केटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे Cr NH3 हॉल 6 Cl3, तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में यहां पर हम लोग देखें तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब केटायनिक कॉम्प्लेक्स CuEn हॉल ट्वाइस Cl2, CuEn हॉल ट्वाइस SO4, तो यहां पर इथिलीन डाइएमाइन, या इसमें टर्म हम लोग 20 लगाते हैं आगे, 20 इथिलीन डाइएमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो इस तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी रहे या केटायनिक कॉम्प्लेक्स रहे तो उसके आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रसंकरण को भी प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ थ्योरीज हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके आधार पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। कलर भी एग्जिबिट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर, डी ट्रांजिशन यहाँ होगा, उसके आधार पर एक कलर भी एग्जिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग देखेंगे उसको, तो हेडिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, जटिल यौगिकों में प्रसंकरण,
हाइब्रिडाइजेशन इन complexes तो हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग बैलेंस बाउंड थ्योरी के आधार पर करते हैं, जैसे बीबीटी बैलेंस बाउंड थ्योरी तो हम लोग जानते ही हैं। तो बैलेंस बाउंड थ्योरी के आधार पर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्म में डी जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है 5 उनका स्प्लिटिंग होता है और स्प्लिट कर करके T2G और EG दो अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल जैसे 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल है। अगर डी ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं बिटवीन द एक्सिस dxy dxz dyz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो दो अलोंग द एक्सिस और दो बिटवीन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल होते हैं और इनका स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जब होता है तो ये बनते हैं इस प्रकार से। इसको कहते हैं हम लोग T2G और इसको कहते हैं हम लोग EG। तो जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं वो कम रिपल्सन को फेस करते हैं और ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं, जैसे dxy dxz एंड dyz। और यहाँ होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो स्प्लिट करके ए बैरी सेंटर, इसको कहते हैं हम लोग बैरी सेंटर, और दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल का। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो अगर यहाँ पर डेल्टा नोट का वैल्यू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तब इसको कहते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। वीक फील्ड लिगेंड, इसका नाम है वीक फील्ड लिगेंड। और अगर डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी होता है, तो यह इसको कहते हैं हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड वीक हो तो डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी ये एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और अगर डेल्टा नोट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन पुनः T2G में ही पेयरिंग होने के लिए सोचते हैं। तो इसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम पर जानते हैं। जनरली ये केस तब होता है जब लिगेंड वीक होगा। अगर जब लिगेंड स्ट्रांग होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है और इस आधार पर ये हाइब्रिडेशन को एग्जिबिट करते हैं। तो हम लोग हाइब्रिडेशन इन कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे। बेसिकली जो हाइब्रिडेशन में भाग लेते हैं इसके ऑर्बिटल, तो या तो n-1d n-1d फिर ns और np, या फिर भाग लेता है nd ns और np, या ns np और nd, यानी इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन की क्रिया में ये भाग लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग देखिए। अब इलेक्ट्रॉन का इस डी ऑर्बिटल से इस डी ऑर्बिटल में जब ट्रांजिशन होता है इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है कलर को एग्जिबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडेशन को पहले देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे यहाँ Cr NH3 hol 6 +3,
तो Cr NH3 कहेगा इसमें कि प्रसंकरण क्या है इस कॉम्प्लेक्स आयन में, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम। तो हाइब्रिडेशन आप लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो हम लोग को दिख रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम +3, और जब क्रोमियम नॉर्मल है उसका हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो क्रोमियम यहाँ +3 अवस्था में है, तो क्रोमियम अगर 24 होता है इसका, तो जनरली अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना निकला हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s1 और 3d5। तो अगर यहाँ से एक क्रोमियम है और यहाँ +3 है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एक S से और 2 D से। तो आर्गन 4s में 0 और 3d यहाँ 3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग आर्गन 3d3 यानी ये D3 सिस्टम है। अब ये D3 सिस्टम है तो यहाँ पर हम लोग D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो हो गया 3d, उसके बाद आता है 4s, उसके बाद 4p जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 4d। तो 3d और 4d, अगर A 3d ऑर्बिटल भाग लेगा इसको कहते हैं इनर d ऑर्बिटल, और अगर ये 4d भाग लेगा तो इसको कहते हैं आउटर d ऑर्बिटल। तो इसके लिहाज से कि इनर d ऑर्बिटल यहाँ भाग लेगा या आउटर d ऑर्बिटल भाग लेगा, ये पता चलता है जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो D3 सिस्टम में यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3, अब यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो क्रोमियम में यहाँ जो NH3 है, तो 6 लिगेंड है NH3 अमाइन का जो लिगेंड है, उस डोनर एटम को लिहाज से अगर इसमें डोनेट कर रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 4s 4p है, तो हम लोग यहाँ से भरते हैं इनर डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, वहां से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का इन्वॉल्वमेंट, जो डोनर एटम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन में भाग ले रहा है वो इनर d ऑर्बिटल भाग रहा है। तो चूंकि D का 2, S का 1 और P का 3 भाग ले रहे हैं, तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा D2sp3। अब चूंकि D2sp3 है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल। तो ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रखता है। इसको हम लोग लिखें, इसके बाद हम लोग FeCN -4 में देखते हैं। तो जैसे हम FeCN -4 -4 यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम निकाल लें। तो x -6 यानी x +2, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहले फेरस Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आर्गन, उसके बाद 4s2 एंड 3d6। अब इसके +2 इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं तो यहाँ से S से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d6, यानी ये d6 सिस्टम हो जाएगा। अब 3d6 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग रखते हैं 6, तो यहाँ भी इनर डी ऑर्बिटल में देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से इनर डी ऑर्बिटल ही भाग ले रहा है, तो ये इनर डी ऑर्बिटल भाग लेगा, तो अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 6 7, अब ये दोनों यहाँ चले, तो ये दोनों पेयरिंग जो है इसके साथ हो गया। अब जो यहाँ पेयरिंग है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैकेट बचा, अब ये 4s भी इन्वॉल्व होगा और 4p भी इन्वॉल्व होगा। कहाँ तक, जितने डोनर एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे जो लिगेंड है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो साइनाइड 6 है, 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते करते हम लोग यहाँ पर 4s 4p और 4d में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर लिए। क्योंकि साइनाइड मोनोडेंट लिगेंड है, 6 साइनाइड जो आयन है वो 12 इलेक्ट्रॉन यानी 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन में हम लोग देख रहे हैं कि इनर डी ऑर्बिटल 3d का 2 और s का 1 और p का 3, तो यहाँ भी प्रसंकरण हो जाएगा d2sp3। अब d2sp3 प्रसंकरण है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन को भी कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में भी हम लोग हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। जैसे यहां पर कॉपर NH3 हॉल्टवायर्स +2, तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर कॉपर एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम लोग आर्गन 4s 1 3d 10, और अगर कॉपर से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो कॉपर +2 आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 3d 9। तो d9 सिस्टम में हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो 3d 4s और 4p, तो 3d इसमें देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल का सेट है, तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ d9 सिस्टम हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 1 2 पहले सिंगली, इसके बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 4s में 1, इसके बाद 4p में 3, 4p में 3। अब यहाँ पर भी अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, तो जो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल है 3d, वहां से जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके चला जाता है 4p में यहाँ पर, और बाकी इसमें 2 अमोनिया है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब यहाँ पर
सॉरी NH2 हॉल 4 होता है, हॉल 4 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो CuNH3 हॉल 4+2 में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के कारण पेयरिंग एनर्जी में का वैल्यू जो है वो डेल्टा नॉट से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन फिट किए यहाँ और 4s 4p तक चले गए। अब यहाँ पर देखें D का 1, S का 1 और P का 2, तो इसका प्रसंकरण जो हो जाएगा DsP2। तो CuNH3 हॉल 4+2 जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका प्रसंकरण DsP2 हो जाता है, और जब DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से हम लोग प्रसंकरण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकाल लेते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स आयन हैं जिसका प्रसंकरण हम लोग देखेंगे, जैसे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, तो इसमें जैसे NiCO हॉल 4, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3। आप लोग कॉपर NH3 फ्लोस्फर को देखे DsP2 होता है, और जैसे ही DsP2 प्रसंकरण होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि अगर 4 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो प्रसंकरण sp3 और DsP2 दोनों होगा। यहाँ भी 4 ऑर्बिटल है, S का 1 P का 3, यहाँ भी 4 ही ऑर्बिटल है, D का 1 S का 1 और P का 2। तो DsP2 और sp3 प्रसंकरण, अगर sp3 प्रसंकरण कॉम्प्लेक्स आयन का हुआ तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और अगर DsP2 तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। जैसे अभी हम लोग कॉपर NH3 के हॉल 4+2 में देखे कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रसंकरण DsP2 है। तो इसके कुछ कंपाउंड हैं, जैसे NiCl हॉल 4, NiCl4 -2, तो इसका प्रसंकरण होता है sp3 NiCN हॉल 4 -2, इसका प्रसंकरण होता है DsP2। अभी हम लोग कॉपर का भी देखें, Cu NH3 हॉल 4+2, यहाँ भी प्रसंकरण हो जाता है DsP2। NiCO हॉल 4, NiCO का हॉल 4, यहाँ प्रसंकरण होता है sp3। इसके अतिरिक्त NiCl4, तो NiCl4 का हम लोग देख लिए कि NiCl4 -2 इसका प्रसंकरण sp3, लेकिन PdCl4 या PtCl4, तो PdCl4 -2 या PdCl4 -2 इनका प्रसंकरण होता है DsP2। तो एक एक्सेप्शन है DsP2 प्रसंकरण। तो हाइब्रिडेशन इन कॉम्प्लेक्सेस वो हम लोग देखे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे FeCO हॉल 5, FeCO का हॉल 5, इसका प्रसंकरण DsP3, Cr NH3 हॉल 6+3, यहाँ पर प्रसंकरण हो जाएगा D2sp3। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग प्रसंकरण को देख लिए।
इसके तो जनरली जो प्रश्न होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से, प्रसंकरण से, या कभी ज्योमेट्री से पूछता है कि किस कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री क्या होगी, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर से प्रश्न होते हैं। IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उससे प्रश्न होते हैं। इन सारी टॉपिक पर हम लोग, सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समाप्त किए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बुक में भी जिसको हम लोग देख सकते हैं, और खास करके फोकस इसके IUPAC नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन पर करना रहता है, क्योंकि इन्हीं पोर्शन से ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।